मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने वायरस के स्ट्रक्चर, उसके हिस्ट्री और उसके सारे कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम वायरसों में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो वायरसों में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक लाइटिक चक्र, दूसरा लाइसोजेनिक चक्र। सबसे पहले लाइटिक चक्र। लाइटिक चक्र जो है वो 5-6 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला है अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है भेदन यानी कि पेनिट्रेशन, तीसरा होता है अनावरण यानी कि अनकोटिंग, चौथा स्टेप होता है संश्लेषण प्रावस्था यानी सिंथेटिक फेज, पांचवा होता है परिपक्वन यानी मैचुरेशन फेज और लास्ट होता है विमुक्तन यानी रिलीज। तो सबसे पहला स्टेप है अधिशोषण का। अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन यानी कि किसी भी कण का किसी दूसरे कण की सतह पे एडजॉर्ब होना, चिपकना, ये सारी चीज़ें एडजॉर्प्शन कहलाती हैं। तो इस प्रक्रिया में फेज सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज वायरस होगा वो किसी हेल्दी बैक्टीरियल सेल के वॉल पे अटैच होता है, उसके टेल्स के थ्रू वहाँ पे अटैचमेंट होता है उसका, जिसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी आउटर जो प्रोटीन कोट होती है उसको कहते हैं फेज प्रोटीन कोट, और उसके जो डीएनए होता है उसको फेज डीएनए कहा जाता है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका टेल रीजन है यानी जो उसकी डिस्क है वहीं से वो इस बैक्टीरियल सेल पे अटैच हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हो जाती है एडजॉर्प्शन की, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस का बैक्टीरियल सेल के वॉल पे जो अटैचमेंट है उसके फर्स्ट स्टेप में एडजॉर्प्शन में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है भेदन यानी पेनिट्रेशन और अनकोटिंग का। तो जब बैक्टीरियोफेज वायरस अटैच होता है बैक्टीरियल सेल से तो पहले टेल के थ्रू अटैच होता है, फिर उसकी जो डिस्क होती है वो इसके वॉल से बैक्टीरिया वॉल से अटैच होती है और धीरे धीरे बैक्टीरिया वॉल को पेनिट्रेट करना यानी तोड़ना शुरू करती है। धीरे धीरे जब ये पेनिट्रेशन कंप्लीट होता है तो फेज डीएनए यानी कि इस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है, और बैक्टीरियल सेल में एंटर करने के बाद इसका जो प्रोटीन कोट है, इस बैक्टीरियल सेल का जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही रह जाता है और उसकी जो फेज डीएनए है वो अंदर हो जाती है। तो ये प्रक्रिया अनावरण यानी अनकोटिंग यानी कि प्रोटीन कोट का बाहर रह जाना और उसके फेज डीएनए का उसके एंटर कर जाना, ये उसका सेकेंड और थर्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट में जब ये फेज डीएनए यानी कि इस बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है वो जब इंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में, तो वो बैक्टीरियल सेल में होने वाले सभी प्रोसेस को अपने कंट्रोल में लेना शुरू करता है। और अभी तक जहाँ पे बैक्टीरिया अपने डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा था या अपने ज़रूरतों के प्रोटीन की सारी सिंथेसिस जो भी प्रोसेस हो रही थी वो रुक करके बल्कि वायरस को जो ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जा रही हैं। इसके बाद तो ये जो फेज डीएनए है वो अंदर जाके टूट जाता है और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसको ब्रेक करना शुरू करता है। तो इस तरह से डीएनए ऑफ फेज रेप्लिकेशन ये आप देख सकते हैं, और यहाँ रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और अपने प्रोटीन कोट यानी कि उसकी जो प्रोटीन कोट आउटर रह गई है उसको वो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में बनाना स्टार्ट करता है, और इसकी जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो ये प्रोटीन कोड भी बन जाता है, यानी यही होता है इसका सिंथेसिस फेज होता है जिसमें ये सारी चीज़ें बन रही हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे सिंथेसाइज में सारे प्रोटीन कोड बन जाते हैं, तो जितने भी फेज डीएनए होते हैं वो उस प्रोटीन कोड में एंटर करके एक नया पार्टिकल्स वायरस का पार्टिकल बना लेते हैं। जैसे आप इस वाली फिगर में देख सकते हैं, न्यू फेज ऑफ पार्टिकल विद डीएनए एंड प्रोटीन कोड, यानी इस तरह से एक पूरा का पूरा पार्टिकल वायरस का तैयार हो गया। फिर उसके बाद ये हो गई उसके संश्लेषण की प्रावस्था, यानी ये दोनों उसकी हो गई। लास्ट स्टेज है यहाँ पे परिपक्वन। यहाँ पे मैचुरेशन जब कंप्लीट हो जाता है यानी कि प्रोटीन कोड बन गए, उसका टेल बन गया और उसके डीएनए बन गया, सारे पूरे का पूरा वायरस तैयार हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है वो मैचुरेशन फेज कहलाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यानी वायरस बन जाता है तब तक बैक्टीरिया सेल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी वॉल को ये रिलीज यानी कि ये वॉल उसकी फट जाती है और ये वायरस यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स, यानी लिसिस यानी कि बैक्टीरियल सेल का फट जाना और उसमें से इन पार्टिकल का रिलीज हो जाना, ये होती है विमुक्तन
प्रवस्था कहलाती है। इसके थ्रू ये वायरस फिर से एबल हो जाते हैं किसी अदर बैक्टीरियल सेल पे अटैक करने के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये था लाइटिक चक्र, जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज वायरस अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लाइसोजेनिक जीवन चक्र, यानी कि लाइसोजेनिक फेज। एक तो लिटिक है, लिटिक का मतलब टूटना, लाइसोजेनिक का मतलब जोड़ना। इसमें जो प्रोसेस है लाइसोजेनिक का, यहाँ पे जब कोई भी बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है किसी बैक्टीरियल सेल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उसकी जो डीएनए है, जो फेज डीएनए है, वो तुरंत प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दे। तो वहाँ पे जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ ये प्रोसेस तुरंत स्टार्ट नहीं होते, तो वहाँ इस तरह से जब बैक्टीरियल सेल का डीएनए है और फेज डीएनए भी इंटर कर जाता है, तो ये जो प्रोसेस है फेज डीएनए के इंटर करने का, यानी कि अभी लिटिक में हमने पढ़ा था कि फेज डीएनए के इंटर करने के बाद ब्रेकिंग होकर नया रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट होता। यहाँ पे डीएनए तो बनेंगे, 1 से 2 डीएनए बनेंगे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। तो वहाँ पे लाइसोजेनिक चक्र, यानी कि ये जो डीएनए है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, वो बाइनरी फिजन के थ्रू वो उसमें फेज डीएनए भी आके अटैच हो जाएगा जो वायरस का है। इसके बाद ये इस तरह से अटैचमेंट के बाद ये बाइनरी फिजन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए यानी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और 2 बनेंगे। इसके बाद ये 2 सेल बनते हैं। ये प्रोसेस है, इसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को बचा भी सकता है वायरस से कुछ टाइम तक। उसके बाद जब ये इस तरह से बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ डीएनए का निर्माण होता रहता है, लेकिन यहाँ रेप्लिकेशन का यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। तो ये जो चक्र कहलाता है ये लाइसोजेनिक चक्र कहलाता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस तुरंत प्रोटीन की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद ये सारे प्रोसेस, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कोटिंग होती है, फिर उसके बाद वो वायरस कंप्लीट होता है और रिलीज हो जाता है। ये सारे लिटिक चक्र की तरह स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब अभी लिटिक में आपने पढ़ा है कि जब अटैक होता है बैक्टीरियोफेज वायरस का किसी बैक्टीरिया पे, तो इसके बाद जो ये प्रोसेस होता था, इसकी जगह पे जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो ये स्टार्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरियल सेल अपने आप को बचाए रखने के लिए बाइनरी फिजन के द्वारा सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाती है डीएनए की, बल्कि वो कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो फिर से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और उस तरह से बहुत सारे जो वायरस है वो बैक्टीरियोफेज वायरस बनते हैं और रिलीज हो जाते हैं। फिर वही वायरस दूसरे किसी हेल्दी बैक्टीरिया सेल पर अटैच करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे आपको पता है कि वायरस जो है वो जीवित नहीं कहे जाते, बल्कि वो जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहे जाते हैं, क्योंकि जब तक वो स्वतंत्र होते हैं तब तक वो एक बिना जीवन के होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, किसी हेल्दी बॉडी या किसी लिविंग थिंग्स के, वो तुरंत अपने जीवित होने का लक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वायरसों में जो अजीवित लक्षण होते हैं वो पहला है कि ये प्रोटीन की खोल में बंद रहता है। इसमें डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है और डीएनए या आरएनए कोई एक इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद इनको जैसे है क्रिस्टली किया जा सकता है, जैसे रासायनिक यौगिक है उसको क्रिस्टल के जैसे रासायनिक यौगिक क्रिस्टल्स बनते हैं, उस तरह से इन वायरसों का भी क्रिस्टल बना के हम बोतल में भर के रख सकते हैं। इसके बाद ये वायरस जो है सजीव कोशिका में जब पहुंचते हैं तभी ये पोषण या जनन कर सकते हैं, उसके पहले ये नहीं कर सकते हैं। और सजीवों में जितने भी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं तो उनको बनाने वाले जितने भी थिंग्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपसेंट होते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ मिलती है, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड, बस ये 2 चीज़ें होती हैं, बाकी सभी के सभी अपसेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी लिविंग थिंग की ज़रूरत पड़ती है। सजीवों में डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और वायरस में जो मिलेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। इसमें ना कोशिका कला होती है, ना कोशिका द्रव्य होता है और इनकी वृद्धि भी नहीं होती है, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। तो ये है वायरस के वो लक्षण जो ये शो करते हैं कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। अब वायरस में कुछ ऐसे स्टेप ये होते हैं जो इसके जीवित होने के दर्शाते हैं। वो ये है कि ये जो वायरस होते हैं ये ऐसे तो
ऐसे तो निर्जीव में मिलेंगे, ये सिर्फ जो है सजीव कोशिका में ही सक्रिय होते हैं। बाकी निर्जीव में ये परजीवी के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। सिर्फ लिविंग थिंग में ये आपको एक्टिव दिखेंगे, बाकी कहीं भी ये एक्टिव नहीं दिखते हैं। ये सिर्फ सजीव कोशिका के अंदर ही अपने जनन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। इसमें आरएनए और डीएनए भी पाया जाता है। इसकी माप, वायरस की जो माप होती है, आकृति होती है और उसकी संरचना होती है, वो निश्चित और अस्थायी होती है। कोशिका के अंदर वायरसों का द्विगुणन एवं प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका के जब ये एंटर करता है तो वहीं अपना रेप्लिकेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके बाद हम वायरस का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। एक चीज़ और देखेंगे कि जब यहाँ पे अटैच होता है वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, इससे जा कर के, तो जब कभी कभी बैक्टीरियल सेल का जो टूटा हुआ पार्ट होता है डीएनए का, वो अटैच हो जाता है वायरल फेज डीएनए से, तो वहाँ से जो वायरस रिलीज होता है और जो वायरस इंटर किया होता है, तो उसका जो कम्बिनेशन हो जाता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें अब बैक्टीरिया का भी एक पार्ट उसमें जुड़ चुका है डीएनए का। इसकी वजह से इनकी जो वैक्सीन होती है उन सब में बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जिस वे में एंटर करते हैं वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो उनका कम्बिनेशन ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक महत्व। वायरस का कुछ लाभदायक क्रिया भी है, हानिकारक भी है, ये उनका आर्थिक महत्व है। लाभदायक क्या है कि ये जो जीवाणु भोजी जो है इनके ये जीवाणुओं को संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इनमें ये क्षमता होती है और उनका उपयोग करके तो इनकी इस क्षमता का, यानी वायरस की इस क्षमता का उपयोग करके बहुत सारे जीवाणु वाले जो रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए उपचार यूज किया जाता है इस प्रोसेस को, क्योंकि वो जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। जैसे अतिसार में, आंतों में, पेचिश में, इन सब जो रोग हैं इन सब के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और वायरस के बहुत सारे हानिकारक भी हैं महत्व, जैसे कि इसमें बहुत सारे रोग, संक्रामक रोग मनुष्यों में है, जैसे जुकाम है, गलसुआ है, रेबीज़ है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, खसरा है, चेचक, पीजर, पोलियो, कैंसर, एड्स और इस समय करंट में कोरोना। ये सब वायरल डिजीज़ हैं जो बहुत ही ह्यूमन या कुछ ये ह्यूमन पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट डालती हैं। उसके बाद ये जो है सिर्फ ह्यूमन में नहीं, और भी चीज़ों में, जैसे पेड़ पौधे हैं या और एनिमल्स में भी ये बहुत सारे रोग बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे वायरस के छोटे से कुछ कण होते हैं। पहला वायराइड्स, जो हानिकारक होते हैं। ये विषाणु से छोटा सरलतम कण है और ये संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है। ये इसमें सिर्फ आरएनए होता है, बहुत छोटा सा होता है आरएनए, इसका नेकेड आरएनए मिलता है, इसमें कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। इसको टीओ डाइनर ने आंत के तरकुंद रोग में इसकी खोज की थी और ये इसमें आरएनए में लगभग 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कौन कौन, ये स्पिंडल ट्यूबर, नेबुका, सिट्रस, एक्जोकार्टिस, मनुष्य में अल्जाइमर, इन सारे रोगों को ये वायराइड्स ही फैलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स है, ये सिर्फ प्रोटीन का होता है, ये सिर्फ प्रोटीन का कण है और ये भी संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं। इसमें गुणन की भी क्षमता होती है और संक्रमण की भी क्षमता होती है। इस तरह से वायराइड और प्रियॉन ये दोनों हानिकारक होते हैं। इसके बाद तीसरा है वायरोसाइट्स। ये ऐसे होते हैं जो इनकी जो प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन है उसके लिए इसमें कोई सहायक विषाणु हो जिसके आरएनए की आवश्यकता होती है। इसको रेंडल ने ढूंढा था। इसके बाद इंटरफेरॉन होते हैं, इसेक्स और लिंडमैन ने इसको खोजा था। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये किसी विशिष्ट प्रति या किसी विषाणु से क्रिया करके पोषक कोशिकाओं को उसके एंटीवायरल जो चीज़ें होती है उसको उत्पन्न करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। इसका उपयोग भी किया जाता है किसी वायरस के प्रति अगर एंटीबॉडी विकसित करनी हो तो उसके लिए इंटरफेरॉन का भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये सब वायरस के सारे चीज़ें थी, इनके रिप्रोडक्शन और उनके और भी छोटे पार्टिकल्स जो ये सब बीमारी फैला सकते हैं। तो अब ये यहीं ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।